गाइस सबसे पहले तो सॉरी यार, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं कुछ जो है ना वीडियोस पीछे काफ़ी दिन तक नहीं बना सका। लेकिन अब मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ और रात के इस टाइम तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा शायद इतनी एनर्जी ना हो, लेकिन होगी, एनर्जी होगी वीडियो के अंदर। क्योंकि भाईजान आज हम बात कर रहे हैं जिस चीज़ की, वो है M1 प्रो और M1 मैक्स वाली जो न्यू मैकबुक्स प्रोज आई हैं। मैकबुक प्रो 14 इंच वाली और मैकबुक प्रो 16 इंच वाली। यार ये चीज़ ही इतनी एक्साइटिंग है कि इसके लिए वीडियो के अंदर एनर्जी होनी ज़रूरी है। यार आज से पहले जब तक इंटेल के ऊपर इंटेल के ऊपर मैकबुक्स चल रही थी, तब तक मुझे लगता था कि शायद आप लोगों को मैकबुक्स की बजाय विंडोज़ पीसी या विंडोज़ लैपटॉप ख़रीदना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहता था, काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट था, काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देता था, इतनी जितनी मैकबुक देती थी। लेकिन जब से एप्पल ने M1 चिपसेट अपनी अनाउंस किया ना, M1 का प्रोसेसर SoC है बेसिकली, तो एप्पल ने सारी गेम चेंज करके रख दी है। अब आपको कोई भी विंडोज़ का लैपटॉप मैकबुक की लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देता। हाँ, कुछ थे जो उसको टक्कर दे रहे थे, लेकिन और वो भी ख़ास तौर पे यानी कि GPU की परफॉर्मेंस के अंदर। CPU के अंदर तो उसको कोई टक्कर दे ही नहीं रहा था, लेकिन GPU की परफॉर्मेंस के अंदर M1 को टक्कर दे रहे थे, क्योंकि उसके अंदर GPU की कोर्स काफ़ी थोड़ी हैं और डेडिकेटेड GPU नहीं है। लेकिन एप्पल ने ये सारा कुछ सॉल्व कर दिया जब एप्पल ने ये M1 प्रो और M1 मैक्स, ये दो प्रोसेसर्स जो हैं या SoCs जो हैं वो अनाउंस की। अब ये SoCs इतनी पावरफुल हैं कि मैं आपको यानी कि इजीली रेकमेंड कर सकता हूं कि आप ख़ास तौर पर अगर आप कोई वीडियो क्रिएटर हैं, वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहते हैं, तो आपके लिए इससे ज़्यादा बेहतरीन लैपटॉप नहीं हो सकता। इवन के हाई एंड डेस्कटॉप्स, जो डेस्कटॉप सेटअप्स हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस इस मैकबुक प्रो 14 इंच या 16 इंच दोनों के अंदर सेम देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरह एप्पल ने इस दफ़ा 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में सिवाय साइज़ के जो डिस्प्ले साइज़ है, ओवरऑल आईफोन का साइज़ है और उसकी बैटरी के अलावा कोई चीज़ चेंज नहीं की, इसी तरह से मैकबुक प्रो 14 इंच और मैकबुक प्रो 16 इंच दोनों में सिवाय साइज़ के, डिस्प्ले साइज़ के और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। बैटरी लाइफ का थोड़ी सी चेंज है और दूसरा डिस्प्ले साइज़ का चेंज है। उसके अलावा आप 14 इंच के लिए जाएं, 16 इंच के लिए जाएं, आपको अंदर प्रोसेसर, रैम, मेमोरी सब कुछ एक जितनी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ एप्पल ने हमें चॉइस दे दी है कि अब आपको अगर टॉप क्लास स्पेक्स चाहिए तो उसके लिए आपको 16 इंच को चूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप 14 इंच के अंदर भी सेम स्पेक्स हासिल कर सकते हैं। अच्छा, M1 प्रो और M1 मैक्स को हम पहले थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को ये M1 प्रो और M1 मैक्स के ऊपर ये वीडियो नहीं बना रहा, इसकी सिर्फ एक समरी आपको थोड़ी सी बताऊंगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे बाकी सारा कुछ। मेरी ये वीडियो बेसिकली मैकबुक प्रो 14 इंच और मैकबुक प्रो 16 इंच वाली के ऊपर है। तो अगर हम M1 प्रो को देखें ना, तो M1 को नेक्स्ट लेवल पर लेके गया। सेम आर्किटेक्चर है M1 वाला, लेकिन एप्पल ने क्या किया, CPU की कोर्स बढ़ा दी और कुछ इनका आर्किटेक्चर अंदर से थोड़ा सा चेंज किया। पहले 4+4 कोर्स होती थी, 8 कोर्स टोटल थी, 4 हाई परफॉर्मेंस और 4 हाई एफिशिएंसी कोर्स। लेकिन अब एप्पल ने क्या किया है कि आपको 10 कोर्स का जो है ना वो CPU दे दिया। अब 10 कोर्स के अंदर क्या है कि 8 हाई परफॉर्मेंस कर दी और 2 हाई एफिशिएंसी कोर्स कर दी हैं। इसके अलावा जो M1 प्रो के अंदर आपको GPU मिलता है, उसके अंदर आपको 16 कोर GPU देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो नर्ड्स के लिए हैं, मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता के बोर नहीं करूँगा, लेकिन आपको इतना बता सकता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस अनबीटेबल है। लेकिन इस अनबीटेबल परफॉर्मेंस को भी एप्पल ने खुद ही बीट करके एक उसका भी बड़ा भाई निकाल दिया, वो है M1 मैक्स। अब M1 मैक्स जो है उसके अंदर CPU सेम है, ठीक है, 8+2 10 कोर्स का आर्किटेक्चर का CPU है, 8 हाई परफॉर्मेंस और जो 2 जो है वो हाई एफिशिएंसी। लेकिन जो GPU है उसको एप्पल मज़ीद अपग्रेड कर दिया एप्पल ने, और उसके अंदर अब जो GPU आ रहा है वो GPU है 32 कोर तक जाता है, 32 कोर GPU। इसके अलावा जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो भी एप्पल ने जो है वो M1 प्रो के अंदर जो है वो 200 गीगाबाइट्स पर सेकंड और जो M1 मैक्स है उसके अंदर 400 GB पर सेकंड तक की मेमोरी बैंडविड्थ कर दी है। अब ये सारे जो है ना नंबर्स ये बता के मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। बेसिकली अब हम चलते हैं मैकबुक्स की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले से, क्योंकि डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट M1 मैकबुक एयर और M1 मैकबुक प्रो थी
उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एप्पल ने इस दफ़ा क्या किया है कि आपको LCD डिस्प्ले नहीं दिया है, तो LCD ही, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी इन्हांस कर दिया और आपको मिनी LED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ठीक है, मिनी LED डिस्प्ले ये आपको देखने को मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी पता कौन सी है? ये वो टेक्नोलॉजी है जो एप्पल ने अपने M1 iPad Pro के अंदर लगाई थी, यानी कि आपको कमाल का कंट्रास्ट, कमाल की, और कंट्रास्ट रेशो भी बढ़ा के 1:1 कर दिया। तो अब आपको डीप ब्लैक्स देखने को मिलेंगे जिस तरह आपको OLED स्क्रीन पे या एमोलेड स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मिनी LED की टेक्नोलॉजी है जो एप्पल के प्रो डिस्प्ले XDR के अंदर आती है, जो कि 6K का डिस्प्ले है रेजोल्यूशन का। उसके अलावा आपको ये जो है iPad Pro M1 वाले में देखने को मिलती है, और उससे भी बारीक करके, पतला करके एप्पल ने अब इसको अपनी इस मैकबुक प्रो के अंदर लगा दिया, 14 में भी और 16 में भी। और सिर्फ इतना ही नहीं किया एप्पल ने जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। आपको आम लैपटॉप्स जो है ना, विंडोज़ PC वाले, ठीक है, वो लैपटॉप्स की स्क्रीन्स आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाती हैं 1080p में। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत अच्छी स्क्रीन है वो 2K के अंदर देखने को मिलती है। और कुछ गेमिंग लैपटॉप्स हैं जिसके अंदर आपको 4K की स्क्रीन देखने को मिलती है, लेकिन वो भी 4K पे 60 हर्ट्ज़ पे चलती है। तो एप्पल ने इस दफ़ा दोनों मैकबुक्स, यानी कि मैकबुक प्रो 14 इंच वाली में भी 16 इंच वाली में भी 3.5K डिस्प्ले लगा दिया है, यानी कि विच इज़ मोर देन इनफ। और सिर्फ इतना ही नहीं है, एप्पल ने प्रो मोशन टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी, यानी कि आपको 120 हर्ट्ज़ का प्रोमोशन का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ है। यानी कि जब आप उसको स्टैटिक रहे, जिस तरह iPhone 13 Pro और Pro Max दोनों में आया ना, आप उसको स्टैटिक है तो रिफ्रेश रेट कम कर देगा, जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो 120 हर्ट्ज़ तक ले जाएगा, और वीडियो देख रहे हैं अगर आप 48 हर्ट्ज़ की, 48 FPS की, तो वो 48 हर्ट्ज़ के ऊपर फिक्स कर देगा। आपकी बैटरी लाइफ भी बचेगी और आपको डिस्प्ले भी इंतहाई स्मूथ 120 हर्ट्ज़ का देखने को मिलेगा। और अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। एप्पल ने इसकी जो सस्टेन्ड ब्राइटनेस का मतलब है पूरी स्क्रीन की सेम ब्राइटनेस होगी, उसको एप्पल ने 1000 निट्स 1000 निट्स कर दिया है, जो कि किसी भी लैपटॉप में अभी तक के लिए सबसे ज़्यादा आपको ब्राइटनेस, सस्टेन्ड ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। और उसके अलावा जो पीक ब्राइटनेस होती है जब आप HDR कंटेंट देख रहे हैं, तो उस वक्त पूरी स्क्रीन की नहीं बल्कि कुछ एरिया जिसको बहुत ज़्यादा ब्राइट करने की ज़रूरत होती है कलर्स को पॉप करने के लिए, वो 1600 निट्स तक जा सकती है। 1600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस XDR डिस्प्ले है। ठीक है, तो HDR कंटेंट जब आप व्यू कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 1600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 1000 निट्स तक की नॉर्मल डे टू डे टास्क में, जो आम लैपटॉप्स में 300, 350 या मैक्सिमम 500 निट्स तक आती है, वो आपको इन दोनों मैकबुक्स में 1000 निट्स तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बहुत आउट क्लास डिस्प्ले है। और ये एक XDR डिस्प्ले है, जो यानी कि जिसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर HDR कंटेंट एडिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये HDR आउटपुट की भी पावर रखता है। तो HDR में अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड की है जिस तरह अपने आईफोन से या किसी प्रोफेशनल ग्रेड कैमरे से, तो उसको फुल कलर एक्यूरेसी के साथ आप देख भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं अपनी मैकबुक प्रो 14 या 16 इंच पे। अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी डिज़ाइन पे बात करें तो लोग इसको कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये देखें कि आपको, अगर आप देखें ना, तो मैंने भी जब पहली दफ़ा देखी थी तो मुझे लगा कि शायद ये मोटी हो गई काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मोटी नहीं हुई है। अगर आप पिछली 16 इंच की मैकबुक से देखें तो उससे ये असल में पतली है। उसकी असल में क्या था, साइडें एप्पल ने पतली की, लेकिन नीचे से उसका जिस तरह टेढ़ निकला होता है वैसे उसका निकला हुआ था, तो बेसिकली उसकी जो मोटाई थी वो ज़्यादा थी। इस दफ़ा एप्पल ने इसको फ्लैट कर दिया। ठीक है, साइडें भी उतनी हैं और दरमियान से भी उतनी ही है। तो एक तो ये इधर उधर जो है ना वो इस तरह हिलेगी नहीं, और दूसरा इसका डिज़ाइन काफ़ी कमाल का हो गया। ठीक है, और डिस्प्ले जो है वो एज टू एज हो गया है, बेजल लेस हो गया है। हाँ, ऊपर नॉच दी है एप्पल ने छोटी सी, जो कि डिज़ाइन वाइज मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एप्पल इसको एक आइकॉनिक टच देना चाहता है कि जिस तरह आईफोन के अंदर नॉच एक आइकॉनिक टच बन के रह गई है ना, लेकिन उसके अंदर तो उसका काम भी है, फेस ID के सेंसर्स होल्ड करती है। यहाँ पे एप्पल ने सिर्फ उस आइकॉनिक टच को जो है ना वो रखने के लिए कि ये एप्पल की कोई चीज़ है, तो उसको एक नॉच बना दिया है। लेकिन वो एक सेपरेट चीज़ है, नॉच आपको अच्छी लगती है नहीं लगती, आपको उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी अमेजिंग है। ठीक है, और डिज़ाइन वाइज अगर हम देखें तो थोड़ी सी मोटी है M1 वाली मैकबुक से, लेकिन उसकी एक वजह यह है कि इसके अंदर
पूरा एक जो है ना वो कूलिंग सिस्टम, 2 फैंस लगाए गए हैं जो कि 50% ज़्यादा कूल रखते हैं। और आप अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोई काम कर रहे हैं तो ये इतनी हीट ही नहीं होती, यानी कि उसके मतलब फ़ैन्स जो हैं वो ऑन हो जाएं, ठीक है। उसके फैंस तब ऑन होंगे जब आप हैवी ड्यूटी काम कर रहे हैं, मल्टीपल 4K टाइमलाइंस आपने बनाई हैं जिनको आप एडिट कर रहे हैं, जब प्रोसेसर फुल यूज़ हो रहा है, जीपीयू फुल यूज़ हो रहा है, तब जाके इसके जो फ़ैन हैं वो ऑन होंगे और फिर भी आम मैकबुक से 50% ज़्यादा कूलिंग करेंगे। तो इस वजह से एप्पल को इसको थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ा है ताकि कूलिंग इसकी ईजीली हो जाए, क्योंकि ये बनी ही प्रोफेशनल ग्रेड उनके लिए है। तो प्रोफेशनल्स के लिए जब कोई चीज़ बनती है ना तो उसके अंदर प्रोफेशनल्स को मद्देनज़र रखा जाता है। जिस तरह के प्रोफेशनल्स को पिछली जो मैकबुक थी ना 16 इंच की, उसके अंदर मैकबुक प्रो, उसके अंदर उनको जो टच बार दिया था ना ऊपर, वो पसंद नहीं आया था। तो एप्पल ने इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हमें एफ़ कीज़, फंक्शन कीज़ जो है ना वो ज़्यादा सही रह जाती हैं, उनके शॉर्टकट्स इजीली काम करते हैं, तो टच बार ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो एप्पल ने टच बार को ख़त्म करके उसकी जगह फुली फंक्शनल कीज़ जो हैं वो लगा दी हैं। तो ये एप्पल ने डिज़ाइन चॉइसेस की हैं प्रोफेशनल्स को जहन में रख के, जो डेवलपर्स हैं, जो ठीक है, जो वीडियो एडिटर्स हैं, जो इस तरह के फ़ोटो एडिटर्स हैं, जिन्होंने प्रोफेशनल ग्रेड वर्क करना है, उनके लिए इससे बेस्ट मशीन नहीं हो सकती। तो इसी को लिहाज में रखते हुए अब मुझसे पूछेंगे तो इसका डिज़ाइन मुझे बहुत आउट क्लास लगा है, ठीक है, बिल्कुल स्लिम है। और डिज़ाइन के अंदर चलें एक और बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स जो हैं वो कमाल की हो गई हैं। अब पहले एप्पल ने M1 मैकबुक जो थी ना, मैकबुक प्रो और एयर, उसके अंदर से पोर्ट्स काफ़ी ख़त्म कर दी थी, लेकिन क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया तो प्रोफेशनल्स की ही डिमांड पे आप समझ लें, इसके अंदर एप्पल जो है ना वो पोर्ट्स वापस ले आया काफ़ी सारी। अब आपको थंडरबोल्ट 4 की 3 पोर्ट्स देखने को मिलती हैं USB टाइप C की, ठीक है। उसके अलावा एक पोर्ट आपको HDMI की देखने को मिलती है जिसके ज़रिए आप आउटपुट कर सकते हैं किसी और डिस्प्ले, एक्सटर्नल डिस्प्ले पे। उसके अलावा आपको एक SD कार्ड की स्लॉट भी देखने को मिलती है जिसके अंदर, यानी कि आप अगर कोई कैमरे पे शूटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसकी जो वीडियो फाइल्स हैं वो आप डायरेक्ट अपने उसके अंदर मैकबुक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको मैग्नेटिक जो मैगसेफ चार्जिंग है, मैग्नेटिकली आपके से आईफोन कह रहा हूँ मैकबुक से कनेक्ट हो जाती है, वो वाली चार्जिंग की एक डॉक भी देखने को नए किस्म का मैगसेफ 3 3rd जनरेशन है, वो आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके लैपटॉप को कमाल की स्पीड पे चार्ज करता है। ये हम चार्जिंग के सेक्शन में बात करेंगे, लेकिन और ये जो USB की टाइप C की 3 पोर्ट्स हैं, थंडरबोल्ट 4 जो सपोर्ट करती हैं, उनसे भी आप चार्ज कर सकते हैं अगर चाहें तो, आपके पास चार्जर है तो। बहरहाल उससे आपको इतनी स्पीड नहीं मिलेगी जो आपको मैगसेफ वाली पोर्ट से मिलेगी। तो ये सारी पोर्ट्स एप्पल ने लगा दी। और उसके अलावा एक पोर्ट लगाई 3.5 mm जैक की, जो कि हाई इम्पीडेंस हेडफोन्स को भी सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो प्रोफेशनल एडिटर्स हैं, साउंड ग्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एप्पल ने इसके अंदर जो टोटल डिज़ाइन चेंजेस, जो भी एस्थेटिक चेंजेस किए हैं, वो प्रोफेशनल्स को जो है ना वो जहन में रख के किए हैं। तो ये एक मैकबुक हो जाती है प्रोफेशनल्स के लिहाज से, डिस्प्ले भी प्रोफेशनल्स के लिहाज से, डिज़ाइन भी प्रोफेशनल्स के लिहाज से। ऑल्दो डिज़ाइन जो है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन मुझे बेसिकली जो है वो डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया इसका। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग या बैटरी लाइफ के ऊपर। तो बैटरी लाइफ अगर हम देखें तो जो 14 इंच मैकबुक प्रो है उसकी बैटरी लाइफ, अगर हम जो एप्पल ने हमें स्टैटिस्टिक्स दिए हैं उसके मुताबिक, वीडियो प्लेबैक वो 17 आवर्स तक कर सकता है, जो कि पिछली मैकबुक जो थी 13 इंच वाली उससे 7 घंटे ज़्यादा है। तो 17 आवर्स इज़ मोर देन इनफ। और ये सिर्फ आपने वीडियो प्लेबैक नहीं करना, बाकी भी काम वगैरह करने हैं, तो ये आपका पूरा दिन इजीली निकाल जाएगी एक दफ़ा चार्जिंग पे। और जो 16 इंच है वो उसको बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाती है, यानी कि आपको 21 आवर्स 21 घंटे का जो है वो वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है, जो कि इससे भी देख लें कि 4 घंटे ज़्यादा है, ठीक है, 14 इंच से। ऑल द 14 इंच का भी मोर देन इनफ है, सफिशेंट है। अगर आप लोगों ने यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी भी काम कर लेंगे तो 5 घंटे तो कहीं भी नहीं ना गई, यानी कि फुल वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं ये वो, तो फिर भी आपकी बहुत अच्छी चल जाएगी। और वीडियो प्लेबैक और नॉर्मल ब्राउजिंग और नॉर्मल डे टू डे यूज़ कर रहे हैं तो आपका समझ लें पूरा दिन निकाल जाएगी। जितनी देर आप जाग सकते हैं ना उतनी देर ये कहीं नहीं जाती 14 इंच वाली। और जो 16 इंच वाली है वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बैटरी लाइफ तो अमेजिंग है। और जो चार्जिंग कैपेबिलिटीज़, अगर आप इसका मैगसेफ यूज़ करते हैं और जो इसके साथ पावर अडाप्टर आ रहा है वो यूज़ करते हैं, तो आपको 50% बैटरी मिल जाएगी 30 मिनट्स में, यानी कि आपकी हाफ बैटरी 30 मिनट्स के अंदर, आधे घंटे में चार्ज हो जाएगी, जो कि काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। चार्जिंग के हवाले से एक और बात ये है
कि विंडोज़ के जो लैपटॉप्स हैं उनके अंदर अपने चार्जिंग पे लगाया तो ग्राफिक्स फुल परफॉर्मेंस पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन चार्जिंग से उतारते ही उनकी जो परफॉर्मेंस है वो समझ लें कि 20% रह जाती है, बाकी सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो पावर एफिशिएंसी वाली चिप्स यूज़ करने लग जाता है, जो पावर हाई एफिशिएंसी वाली वो नहीं करता। तो जो मैकबुक है प्रो 14 और 16 इंच वाली, दोनों के अंदर आप चाहे उसको चार्जिंग पे लगाएं चाहे उसको बैटरी पावर पे यूज़ करें, आपको फुल परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। बैटरी लाइफ, चार्जिंग, इसके बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। अगर आप दूसरी बात ये कि अगर आप USB टाइप C वाले चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो आपको उतनी स्पीड नहीं मिलेगी, आपका चार्जिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन रेकमेंडेड यही है कि जब बॉक्स के अंदर आपको मैगसेफ चार्जर मिल रहा है तो आप वो उसको कंज्यूम करें, उसको यूटिलाइज़ करें, ठीक हो गया। अच्छा, आगे थोड़ी सी हम जो है ना इस पे बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया पे, जिसके अंदर आपका वेब कैम आ जाता है, जो फ्रंट आपका कैमरा है लैपटॉप का, मैकबुक का। अच्छा, उसके अलावा आपके माइक्स आ जाते हैं जिसमें आपने बोलना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर आ जाता है आपका स्पीकर सिस्टम, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया। अब जिस तरह से आप फ्रंट कैमरे की जो बात करें जिसको वेब कैम कहते हैं, तो वेब कैम पहले 720p की रिकॉर्डिंग करता था, जो कि किसी भी लैपटॉप से ज़्यादा अच्छी उसकी वो आ जाती थी, क्योंकि M1 के अंदर कुछ प्रोसेसिंग एप्पल इस तरह की करता था कि कमाल का रिजल्ट था M1 वाली मैकबुक में। तो अब एप्पल ने क्या किया कि उसको 1080p तक की रेजोल्यूशन तो जो है ना वो अपग्रेड कर दिया, और फिर जो M1 Pro और M1 Max है उसकी तो कमाल की परफॉर्मेंस है, तो वो जो जादू फिर चलाता है ना बाद में वीडियो के ऊपर, तो कमाल हो जाता है। तो आपको वेब कैम की क्वालिटी आउट क्लास देखने को मिलने वाली है, यानी कि अब आपको अपने आईफोन से फेस टाइम करने के बजाय अगर आप अपनी मैकबुक से फेस टाइम करना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं आने वाली, वेब कैम आउट क्लास हो गया। अच्छा, इसके अलावा माइक्स की अगर बात करें ना, तो पहले जो माइक्स आए हैं ना M1 मैकबुक एयर और M1 मैकबुक प्रो में, वो स्टूडियो क्वालिटी माइक्स थे, 3 माइक्स लगे हुए थे, और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि जितनी आप ये सुन रहे हैं ना, ये मेरा डेडिकेटेड माइक लगा हुआ है, इससे बहुत ही नेक्स्ट लेवल की, इससे कमाल की क्वालिटी, इससे भी अच्छी, यानी कि प्रोफेशनल ग्रेड जो माइक्स है ना उस तरह की क्वालिटी आपको साउंड की देखने को मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब एप्पल ने क्या किया कि उनको भी अपग्रेड कर दिया, मज़ीद अपग्रेड कर दिया। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि किस लेवल की साउंड क्वालिटी इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। माइक से जो आप बोल रहे हैं, जो अगले को सुन रहा है, वो इतना आउट क्लास होने वाला है। अगर आप उस पर कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो 1080p की आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये जिस तरह यूट्यूब के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कमाल की वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी और कमाल की माइक्रोफोन क्वालिटी देखने को मिलेगी, आपको एक्सटर्नल माइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे इसके स्पीकर सिस्टम पे, जो कि लैपटॉप के अंदर, मैकबुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो 6 पार्ट्स का जो है ना वो स्पीकर सिस्टम लगाया गया, जिसमें आपके जो ट्वीटर्स होते हैं, जो आपकी हाई और मिड्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आपकी जो म्यूज़िक वगैरह के थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी जो गा रहा है कोई गाना अगर गा रहा है, मल्टीमीडिया की बात करें तो उसकी जो आवाज़ है, या कोई जिस तरह मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ है वो हाई जो है ना उसमें आती है, तो ये काम होता है ट्विटर्स का। और बेस जो लो एंड होती है वो काम करते हैं जो आपके सबवूफर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ट्विटर्स जो थे उनका साइज़ डबल कर दिया गया, तो आपको हाइज़ और मिड्स कमाल के देखने को मिलेंगे। और फिर जो वो थे ना सबवूफर्स, वो 4 लगाए गए हैं, ठीक है, 2 ट्विटर्स और 4 सबवूफर्स, और सबवूफर्स की क्वालिटी बहुत कमाल कर दी, यानी कि इतनी ज़्यादा कि आपको जो पिछली थी 16 इंच मैकबुक जो प्रो थी उससे 80% ज़्यादा बेस देखने को मिलेगी, विच इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। तो स्पीकर सिस्टम इस वक्त के किसी भी लैपटॉप में, किसी भी मैकबुक में सबसे ज़्यादा अच्छा जो स्पीकर सिस्टम है वो इसका है। तो इसकी साउंड क्वालिटी अमेजिंग होने वाली है। मैकबुक 14 इंच में भी सेम स्पीकर सिस्टम है और 16 इंच में भी सेम स्पीकर सिस्टम है। अच्छा जी, इसके अलावा हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं SSD की, जो उसकी हार्ड है, ठीक है। वो बेसिकली हार्ड ड्राइव नहीं है, अब सॉलिड स्टेट ड्राइव है SSD, ठीक है। तो उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के इवन के जो M1 एयर मैकबुक एयर और M1 मैकबुक जो प्रो थी उनसे डबल से भी ज़्यादा करके 7.4 Gbps पे कर दी गई है, जो कि रीड स्पीड जो कि बहुत ही तेज़ कर देती है आपके लैपटॉप के एक्सपीरियंस को, ठीक है। आपने ऐप लॉन्च की, फ़ौरन लॉन्च होगी, आपने उसको खोला, इंस्टेंट वेकअप होगी, ठीक है। और मैकबुक जो M1 वाली थी उनसे कई गुना ज़्यादा तेज़ होने वाली है, ठीक है। तो उसका आपको पता ही है इंस्टेंट वेकअप कितना अच्छा था, तो ये उसको भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, ठीक हो गया। तो
SSD की स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसकी रैम की बात करें ना, रैम, तो इसके अंदर जो रैम है वो आपको आइदर 16 GB देखने को मिल जाएगी, 32 GB देखने को मिल जाएगी, या फिर आप चाहें तो 64 GB 64 GB तक की रैम जो है ना वो ख़रीद सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कितनी लेना चाहते हैं रैम। तो 64 GB किसी मैकबुक के अंदर या किसी लैपटॉप या नोटबुक के अंदर इट इज़ मोर देन इनफ। आपको डेस्कटॉप के जो बड़े बड़े अच्छे सेटअप है ना, उसके अंदर भी इतनी रैम बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। इतनी रैम की बेसिकली आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस एप्पल दे रहा है ना इसके अंदर, और फिर ये रैम आम रैम नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ यूनिफाइड मेमोरी। यूनिफाइड मेमोरी का मतलब ये है कि आपकी जो M1 Max या M1 Pro चिप है, SoC है, उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड है। पहले क्या होता था कि अलग अलग होता था, ठीक है, CPU अलग, GPU अलग और रैम अलग। तो जब CPU को कोई टास्क करना है GPU से रिलेटेड, तो वो GPU को पहले वो भेजता था, ठीक है, सिग्नल, और अगर रैम से करना है तो पहले रैम को भेजना पड़ता था। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो चीज़ें स्लो हो जाती थी। लेकिन अब DDR5 की जो है ना वो रैम लगाई है एप्पल ने, और यूनिफाइड रैम। यूनिफाइड मेमोरी का मतलब है कि रैम जो है वो बिल्ट इन है आपके SoC के अंदर या आपके प्रोसेसर के अंदर या M1 Pro और M1 Max के अंदर। और इसकी स्पीड इतनी आउट क्लास है कि एप्पल इसको एज अ वी रैम यूज़ करा। वी रैम का मतलब ये है, जिस तरह आप डेडिकेटेड वीडियो ग्राफिक कार्ड लगाते हैं ना, ग्राफिक कार्ड से डेडिकेटेड 2 GB का लगवा लिया, 4 का लगवा लिया, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत है 16 का लगवा लिया। आपको इसके अंदर अगर आप 64 GB रैम वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको जो ये रैम है ना, वी रैम इसको कहा गया। वी रैम का मतलब ये है कि आपका एज अ ग्राफिक कार्ड ये यूज़ हो सकती है। तो 64 GB का ग्राफिक कार्ड आपको किस में देखने को मिलता है? नहीं मिलता, ठीक है। तो यही चीज़ है परफॉर्मेंस की। रैम इतनी फास्ट है कि वो आपकी एज अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स यूज़ हो सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्दो आपको 64 GB के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 32 GB इज़ मोर देन इनफ। आपने जो कुछ भी करना है इस पर, 32 GB इज़ मोर देन इनफ। और अगर 32 GB कम भी पड़ जाती है तो इसकी SSD इतनी फास्ट है कि ये वहाँ से उसका कुछ हिस्सा आप रैम को एलोकेट कर सकते हैं, तो वो उसको भी एज अ रैम यूज़ कर सकता है। इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर आपको दी गई है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये थी मेन चीज़ें जो कि मैंने आपको इसके बारे में बताई हैं। और अगर आप मेरी सोच के बारे में बात करते हैं तो भाई इसके काफ़ी सारी कन्फिगरेशंस आती हैं, ठीक है। प्राइस इसकी जो है वो अब पाकिस्तानी मार्केट में मुझे नहीं पता कि अभी कितनी होने वाली है, जब आएगी तो पता लगेगा। मैं अपनी अगर फेवरेट चॉइस की बात करूं तो मेरी फेवरेट चॉइस होगी M1 Max, ठीक है, M1 Max चिपसेट बेस मॉडल, ठीक है। M1 Max बेस मॉडल कम्स विद 16 कोर GPU, ठीक है, 16 कोर GPU के साथ आती है। इसका एक और मॉडल, एक और यानी कि इन्हांसमेंट आती है जो कि 24 कोर GPU है। और उसके बाद जो मैक्सड आउट है M1 Max, वो आती है 32 कोर GPU के साथ। लेकिन इतनी कोर्स के साथ जाने का हमें फ़ायदा नहीं है, मुझे भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑल्दो मैंने 4 के वीडियो जो है ना वो एडिट करनी होती हैं, तो मैं बेसिकली आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप बहुत हैवी ड्यूटी जो है ना वो काम करना चाहते हैं तो आप फिर भी 16 कोर GPU वाले M1 Max के साथ जाएं, ठीक है। M1 Max और उस M1 Max बेस वेरिएंट, ठीक हो गया, जिसके अंदर आपको 10 कोर CPU भी मिलेगा साथ। अच्छा, उसके अलावा रैम जो चूज़ करनी है, मैं आपको 16 GB की बजाय मैं कहूँगा कि 32 GB कर लें। और 64 भी करने का कोई वो फ़ायदा नहीं है। तो 32 GB इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया आप SSD को यूज़ कर सकते हैं एज अ रैम। और 32 GB वैसे भी आपकी फुल नहीं होनी, ठीक हो गया। तो 32 GB इज़ अ स्वीट स्पॉट, ठीक हो गया, M1 Max विथ 32 GB। और साथ में जो हार्ड ड्राइव है वो मेरी जो पर्सनल चॉइस होगी वो होगी 2 TB, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आपको मेमोरी चाहिए तो आप एक्सटर्नल SSD जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं थ्रू थंडरबोल्ट USB Type-C पोर्ट। वो आपको ज़्यादा जो है ना वो कन्वीनियंट भी रह जाएगी, और उसके अलावा ज़्यादा आप उसको जो है ना चीप प्राइस में आप देख सकते हैं। आपको मैकबुक प्रो को अगर आप अपग्रेड करते हैं ना, 8 TB तक वैसे तो जाती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पैसे ऊपर भरने पड़ेंगे। तो 2 TB मेरे लिहाज से अच्छी है, ठीक है। आपका अगर इससे भी कम यूजेज है तो आप 1 TB के लिए जा सकते हैं, या आपका इससे ज़्यादा यूजेज है तो आप आपकी मर्ज़ी, आप 4 TB ले लें, 8 TB ले लें, या आप एक्सटर्नल SSD जो है वो उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी पर्सनल चॉइस जो है वो है 2 TB, ठीक हो गया। अच्छा जी, M1 Max बेस विद 32 GB जो है वो रैम, और उसके अलावा 2 TB जो है ना वो SSD।
ये एक स्वीट स्पॉट है, ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। और हाँ, और 14 इंच जो है वो, उसके अंदर भी आपको M1 Max फुल 32 कोर GPU तक मिलता है, और 16 कोर में भी इनके अंदर कोई भी कन्फिग्रेशन का फ़र्क नहीं सिवाय साइज़ के और बैटरी के। तो जो 14 इंच है इट इज़ पोर्टेबल एज़ वेल, और थोड़ी सी जो है ना उससे पतली भी है, ठीक है, 16 इंच वाली से, और थोड़ी सी लाइट वेट भी है। तो आप इसको इधर उधर लेके भी जा सकते हैं, पोर्टेबल है, ठीक है। और स्क्रीन साइज इज़ मोर देन इनफ, 14 इंच लैपटॉप के लिए, मैकबुक के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस होगी 14 इंच, और बाकी जो कुछ मैंने आपको बताया दोबारा नहीं रिपीट करूँगा, ठीक है गाइज। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर इसी तरह की मजीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो यार चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर एक दफ़ा लाइक पे क्लिक कर देना, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।